ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आइए हम एक नए कवि के साथ ऑनलाइन क्लासों को आगे बढ़ाते हैं, अपना अध्ययन अध्यापन कार्य जारी रखते हैं। तो हमारे नए कवि हैं गिरधर कविराय। ठीक है, गिरधर कविराय मतलब कोई विशेष जानकारी इनके जीवन के विषय में नहीं प्राप्त होती है और इनका जन्म जो है अधिकांश विद्वानों के अनुसार संवत 1770 में मानते हैं। ठीक है, 1770 में, ठीक है, इनको मानते हैं। अब इनकी जो ये लिख रहे हैं कुंडलियाँ पढ़ने के निर्धारित है। कुंडलियाँ जो है एक विधा है, लेखन की विधा है। जैसा कि मैं कबीरदास के साखी की व्याख्या करते समय बताई थी कि साखी जो है दोहा विधा में लिखा गया है ना। इसी प्रकार से ये विधा ही लिख दिए हैं। इनका जो टॉपिक रख दिया गया है, जैसे साखी न लिख कर के दोहा रख दिया जाए, ठीक है, वैसे लेखन की एक विधा होती है। देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे ये इनकी रचना देखिए। लाठी में गुड़ बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग। अब देखो यही रिपीट हुआ है, ये देखिए यही है ना, तहाँ बचावे अंग, और यही लाइन फिर से आ गई, तहाँ बचावे अंग। तो इस टाइप का जो लिखा रहता है और ये जो लाइन है इसमें, अब ये ICSE बोर्ड में है नहीं, फिर भी हम कभी आपको ये पूरा करने के बाद ये बात बताएंगे कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। थोड़ा आपको व्याकरण का ज्ञान देंगे, ठीक है। ये मात्रा का मतलब ये मत समझिएगा कि जैसे आ की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी, में की मात्रा नहीं, वो गणना अलग टाइप से की जाती है। ठीक है, उसमें ऐसे लघु गुरु की गणना की जाती है। जैसे लघु ऐसे लगाया जाता है, गुरु ऐसे लगाया जाता है। अब इसको 2 मात्रा माना जाएगा, इसको 1 मात्रा माना जाएगा, उसका नियम है। तो उस मात्रा के अनुसार ये जो लिखा हुआ है, गिरधर कविराय ने जो कुंडलियाँ लिखी हैं, ये किस नियम का पालन कर रही हैं? कुंडलियाँ जो विधा है उस नियम का पालन कर रही है। ये उनकी रचना, ये उनकी कविता, इसीलिए इसको कुंडलियाँ कहा जाएगा। ठीक है ना। अब उसी जो कहा जाएगा, जो विधा है, वही टॉपिक रख दिया गया है। ठीक, समझ रहे हैं। और जो है तो इसको आप समझते रहिएगा कि ये विधा है, लेखन की एक विधा है। ठीक है, आइए देखिए। लाठी में गुड़ बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। अब एक ये है और एक ये है, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम खा। देखिए हम पढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा मेरा केंद्र बिंदु यही रहेगा कि आप एग्ज़ाम के दौरान कैसे सफल होंगे ना, पर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसीलिए हम दोनों का उद्देश्य सेम है, इसका और इसका, दोनों का उद्देश्य सेम है। दोनों का उद्देश्य ये है कि किसी भी वस्तु, जो उस टाइम तो अलग बात है, अब जान रहे हो 1770 कितने पहले ज़माने की बात है जब इनका जन्म हुआ था। अब अपने जन्म के समय जब व्यक्ति जीवन यापन कर रहा होता है, उस टाइम समाज में जो रहता है वही अपनी रचनाओं में उतारता है। तो उस टाइम में सड़कें नहीं हुआ करती थी ना, उतनी व्यवस्था नहीं थी भारत देश में। तो उस समय जो समाज था उसके अनुसार इन्होंने ये कविताएं लिख दी हैं अपना कुंडलियाँ माध्यम से। ठीक, तो इन दोनों में फिर भी आज के समय में भी ये उपयोगी हैं, तभी तो पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो चाहे ये वाली कुंडली और चाहे ये वाली कुंडली, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने बुद्धि लब्धि के अनुसार, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने बुद्धि लब्धि के अनुसार किस प्रकार से किसी भी वस्तु का कितने प्रकार से प्रयोग करके अपने आप को सुविधाजनक बना सकता है, अपने आप को सुविधा से युक्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है ना कि हर व्यक्ति को सुखी रहने के लिए वस्तुओं से ज़्यादा बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। वो छोटी सी चीज़ में भी अपने लिए सुख ढूंढ लेगा और उसको कई प्रकार से प्रयोग कर लेगा। और जिसके पास बुद्धि लब्धि नहीं है, वस्तुएं होते हुए भी वह उनका प्रयोग कर नहीं पाएगा और वो सुखी हो नहीं पाएगा। उसको हर काम के लिए नई नई चीज़ें चाहिए। और जो बुद्धिजीवी प्राणी है वो एक ही चीज़ से कई प्रकार से उसका उपयोग करके
और सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, लाठी, लाठी का महत्व बताया गया है इसमें। तो लाठी जो है वो एक बांस बम्बू, जो सबसे बड़ी घास बताई जाती है, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, उसका टुकड़ा होता है बड़ा सा, उसी को लाठी कहते हैं, ठीक है। वो जब सूख जाता है तब उसको काट करके वो लाठी के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, घरों में रखे रहते हैं, ठीक है। तो उसकी उपयोगिता बता रहे हैं कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। कह रहे हैं कि वो देखने में तो एक डंडा टाइप में है, मोटा सा रहता है, बड़ा सा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम की वस्तु है, उसे रखना चाहिए, उसे अपने पास रखना चाहिए। अब ये उस टाइम का है, देखो यहाँ लिखे हैं, सुनो हो धुर के बाठी, यहाँ आके देख लीजिए, सुनो हो धुर के बाठी। इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि सुनो मतलब सुनिए, मतलब इनकी कविता को समझिए, कौन समझे। धुर के बाठी, धूर मतलब धूल भरे रास्तों पर, बाठी मतलब चलने वाले, धूल भरे रास्तों पर चलने वाले लोगों के लिए कविता बना रहे हैं कि उनको सुनने के लिए कह रहे हैं। फिर भी आजकल के जीवन में किस प्रकार से हम अपने बुद्धि से किसी चीज़ का अनेक प्रयोग कर सकते हैं, इसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है इससे, ठीक है। तो कह रहे हैं शिक्षा प्राप्त होती है। तो सुनो हो धुर की बाठी है, धूल भरे रास्तों पर चलने वाले लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या ध्यान से सुनिए कि लाठी में गुण बहुत है। ये जो लाठी है देखने में तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको रखना चाहिए, इसमें बहुत सारे गुण हैं। क्या है? सदा राखिए संग, इसको सदा अपने पास रखिए। गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। सबसे पहली बात तो ये है वो अस्त्र शस्त्र वो थोड़ा सा मारपीट का काम कर देता है, अपनी सुरक्षा के लिए भाई, है ना, किसी को दंडित करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए आदमी वो उसका प्रयोग कर सकता है, दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को दंडित कर सकता है उससे, हैं। तो कह रहे हैं कैसे, जैसे जा रहे हैं, अब नदी पड़ गई, गहरी नदी पड़ गई, तो उसको क्या करेंगे, हम खुद ही उसमें चले जाएं उस नदी में और घुस जाएं तो डूब जाएं। तो इससे अच्छा है कि हम उस लाठी से, जो पहले लाठी को हम उस नदी में डुबोते हैं, देखते हैं कि उसमें कितना पानी है, जब हमारे लेवल का पानी है कि नहीं, तब उस हिसाब से हम उसमें प्रयोग करें। तो इससे लाठी को डुबो करके हम उस पानी का स्तर जान लेते हैं कि कितना गहरा है वो नदी, तो उसके बाद उसमें प्रवेश करें तो वहाँ पे जीवन सुरक्षित हो जाता है। पहले वो लाठी का प्रयोग कर लिया जाता है, ज़्यादा गहरा है तो नहीं घुसते हैं, तो इसलिए नदी में व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो जाता है उसके माध्यम से। नारी, अब पहले ज़माने में पैदल पैदल लोग चलते थे, तो नारी का मतलब होता है, नारी यहाँ बच्चे स्त्री समझ लेते हैं, नारी मतलब नाली, नाली का मतलब होता है पानी, जैसे नदियों में बहता है, कुछ नालियाँ बनी रहती हैं, उनके माध्यम से पानी को दूसरे दिशा प्रदान किया जाता है, उसको काट करके नदियों से पानी ना। तो अगर उसमें इधर से उधर जाना है, और नहीं तो किनारे किनारे जाने में लंबा समय लग रहा है, अब उसमें घुस करके क्रॉस कर दो, जल्दी हो जाएगा। तो जब उसमें से लोग क्रॉस करते थे तो वहाँ भी लोग उस क्या कहते हैं, लाठी से उस पानी का स्तर समझ लेते थे और उसके बाद उसमें से जाते थे। नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, अब इसका मीनिंग आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे हमारी सुरक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उससे हम उस पानी का स्तर जान लेते हैं, उसके बाद हम उसमें से होकर गुजरते हैं। तहाँ बचावे अंग वही रिपीट कर दिए हैं, क्योंकि कुंडली है उसमें यही नियम है कि एक लाइन को दोबारा रिपीट किया जाता है। तो कह रहे हैं वहाँ तो हमारे शरीर को बचाता ही है। झपट कुत्ता कह मारे, अभी रास्ते से जा रहे हैं, है ना, तो और कोई काटने वाला जानवर, कुत्ता वगैरह अगर आ गया और कष्ट पहुंचा रहा है तो हम उस लाठी से मार सकते हैं। अब देखो लाठी ऐसा है कि उसका लाइसेंस भी नहीं बनवाना पड़ता है, आराम से लिए रहिए है, और उसको कुत्ते को मार दीजिए तो मरेगा भी नहीं। अब आप लाइसेंसी बंदूक लेके चल रहे हैं तो कुत्ते को मारेंगे तुरंत मर जाएगा ना, तो हत्या लग जाएगी। तो ये लाठी रहता है वो सही रहता है कि झपट कुत्ते को मारे, हम कुत्ते को मार सकते हैं, उसकी जान भी नहीं जाएगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। ठीक। दुश्मन दावा गिर, दुश्मन जो हमारे शत्रु, पहले क्या होता था, तो एकांत रास्ते से लोग जाते थे और पता लगा लेते थे दुश्मन लोग कि इधर से वो आज जाएंगे, तो भी वहाँ आक्रमण करके वो अपनी दुश्मनी ख़त्म कर देते थे, मार डालते थे लोगों को, है ना। तो ऐसे में ऐसे निहत्थे नहीं जाया जाता था। तो कह रहे जो दुश्मन दावा गिर का मतलब होता है जो अपने दावा करने वाले, मतलब केस करने वाले,
तो ज़मीन जायदाद का जो दुश्मनी रहती है उससे संबंधित बात यहाँ कही जा रही है कि किसी प्रकार का दुश्मन हो या कोई ज़मीन जायदाद से जो विवाद होता है उससे संबंधित कोई हो, तो यदि वह चाहे कि वो एकांत में कोई जा रहा है उस पर आक्रमण करके अपनी दुश्मनी निकाले, तो होए तिनहु को झारे, तो आदमी अपनी लाठी से उसे भी मार मार के अब अपने रास्ते से उसको हटा सकता है, वो अपने को सुरक्षित कर सकता है। कहा गिरधर कबीराय सुनो हो धूल की बाठी, तो गिरधर कबीराय कहते हैं कि हे धूल भरे रास्तों पर चलने वाले लोगों, और सब हथियारन छाड़ हाथ में लीजिए लाठी। सभी हथियारों को छोड़ करके, भी मैंने पहले बता दिया आपको, अन्य हथियारों के माध्यम से भाई उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, या क्रोधावेश में आके दूसरे की जान जा सकती है, अन्य अन्य बातें हैं, या सरकार अलाउ करे कि ना करे, कैसी बातें हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए अन्य हथियारों को छोड़ करके कम से कम हाथ में लाठी रहना चाहिए कि आदमी अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। तो इस प्रकार से ये आप इसके व्याख्या को समझिएगा। अब इससे संबंधित क्या प्रश्न है हम जरा देखते हैं, ठीक है। शब्दार्थ तो आप अपने आप अर्थ के अनुसार समझ ही जाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। बहुत कठिन इसमें शब्दार्थ है भी नहीं, है ना, सिंपल से इसको जरा। तो आपका प्रश्न है, गिरधर कबीराय ने लाठी के किन किन गुणों की ओर संकेत किया है। आप जान रहे हो, बताया गया है, अभी व्याख्या के माध्यम से बताया जा चुका है। लाठी हमारे किन किन स्थितियों में सहायता करती है, ये भी आपको व्याख्या के माध्यम से बताया गया है। इसमें जो भी प्रश्न आ रहे हैं, बहुत, इसको जरा खोलो तो, बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं, ये देखिए, कभी सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी लेकर रखने की बात कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो और क्या करेंगे, सहमत ही रहेंगे ना, तो आप कहिएगा हम उनकी बात से सहमत हैं। अब यहाँ वही मत कहिएगा, फिर इसके उत्तर में वही नहीं लिखना है कि हम कुत्ते को मार सकते हैं, ये सब ऐसा नहीं लिखना है। तो वहाँ ये लिखना है कि क्योंकि हम उसको अपने पास रखने के लिए किसी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है ना, या हम क्रोधावेश में उससे अगर मार भी देंगे तो जिसको हम दंडित करेंगे, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे नहीं कि अनायास में मारो, अपनी सुरक्षा के लिए यदि हम किसी को चोट भी पहुंचाते हैं तो भी वह अपने जीवन मतलब उसका जीवन सुरक्षित ही रहेगा, हम अपने आप को बचा लेंगे बस, है ना। इसलिए, और वो उसका कोई वो भी नहीं रहता है कि हम रखें कि ना रखें, किसी प्रकार की जांच पड़ताल भी नहीं रहती है। तो इसलिए कवि जो कह रहा है, और वो कोई कीमती भी नहीं होता, ये भी बात है, उसका कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, वो डंडा ही रहता है ना, बम्बू का टुकड़ा रहता है सूखा हुआ, तो वो उसकी कोई कीमत भी नहीं देनी पड़ती, पहली बात। दूसरी बात है, उसका कोई लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ता है। और तीसरी बात ये आप लिख सकते हैं कि यदि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी को उससे दंडित भी करते हैं तो उसकी जान की खतरा नहीं हो सकता है उससे, हाँ, उसकी जान बची रहेगी, केवल हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। तो अनेक इस प्रकार की बातें हैं उससे, जिसके कारण वो आप सहमत हैं कि कवि जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। बाकी शब्दार्थ दिया गया है, तो शब्दार्थ तो आप बातों बातों में जान ही गए होंगे व्याख्या के दौरान। देखा ये दावा गिर मतलब दावा करने वाले, तीनों मतलब तिनको, छाड़ी मतलब छोड़ करके, नारी मतलब नाली, ठीक है। अब ये नारी शब्द दे देंगे क्योंकि नारी से स्त्री जैसा फीलिंग हो रहा है, और नारी से स्त्री होता भी है, लेकिन यहाँ जो है कविता के संदर्भ में स्त्री शब्द नहीं आ रहा है, तो उसको समझते हुए शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ वाला प्रश्न सबसे बढ़िया होता है, तुरंत सारे नंबर मिल जाते हैं 1 1 वर्ड में, है। अगला देखा जाए, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बगचा बाधे मोट रात को झार बिछावे। कहा गिरधर कबीराय मिलत हैं थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अब जैसे वहाँ पर लाठी की बात की जा रही थी, वो हमने बता दिया आपको कि उद्देश्य सेम है, उसको क्या रिपीट करना, ठीक है। यहाँ भी कमरी का महत्व बता रहे हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, कपड़े रखने के लिए बॉक्स नहीं हुआ करते थे, इधर उधर कपड़े लोग ऐसे ही डाल के रख देते थे, तो जानवरों से वो असुरक्षित हो जाते थे। तो उस समय में जो महत्वपूर्ण था वो बता रहे हैं कि कमरी मतलब मोटी कंबल जिसे कहते हैं, वो थोड़े ही दाम में आती है, बहुते आवे काम,
लेकिन बहुत काम की चीज़ होती है। अब इनके दिमाग में आया कि सामान्य लोगों को ये बात पता नहीं होगा, वो कंबल का प्रयोग केवल रात में ओढ़ने के लिए करते होंगे और नहीं यूज करते होंगे। तो इन्होंने कविता बना दी कि जिससे लोग जो है अब इस कविता को पढ़ने के बाद अलग अलग प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबकी बुद्धि लब्धि उस तरीके से नहीं होती है। और दूसरी बात ये होती है कभी कभी इंसान जो है अपने बुद्धि का प्रयोग करता भी नहीं है कि हम इसको क्या अलग तरीके से क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं, बस जैसे लोग चल करते चले आए हैं वैसे करता रहता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि वो बहुत काम आती है कि खासा मलमल वाफ्ता, खासा मलमल वाफ्ता ये सब विशेष प्रकार के वस्त्र होते थे जो कीमती माने जाते थे। तो कह रहे उनकर राख है मान, तो उन कपड़ों को इसमें रख दो तो वो सुरक्षित रहेंगे, है ना, क्योंकि इससे ढके रहेंगे, वो ऐसे फ्रेश रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, है ना। ये सुरक्षित रखेगा कंबल में, अगर उसी कमरी में उसको करके रख दिया जाए। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, उसका तो मान रखता ही है, उसका सम्मान रखता है, उसको सुरक्षित रखता है। और साथ में बंद जहाँ आड़े आवे का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी मुसीबत आ गई, कोई ऐसी समस्या आ गई। अब कैसे होता है, हम लोग घर में रहते हैं ना, घर में हमारे सभी लोगों के घरों में तरह तरह की सुविधाएं रहती हैं, लेकिन जब कहीं कोई सफ़र में रहता है तो वहाँ तो सुविधाएं नहीं होती है ना। घर की सारी सुविधाएं तो नहीं व्यक्ति ले जाता है, तो वहाँ जो दिक्कत होती है तो उस समय हर किसी के साथ हो जाता है वही सफ़र में। तो वही कह रहे हैं कि बंद जहाँ आड़े आवे, अगर ऐसी कोई असुविधाजनक स्थिति है, ऐसी जगह पर हम हैं कि जहाँ हमारे लिए सारी सुविधाएं नहीं हैं, बक्चा बांधे मोट रात को झाड़ बिछावे, तो भी क्या किया जाए। आदमी जो है वो सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ जितने भी सामान है सबको आप उसी कंबल में रख करके और गठरी जैसा बना लीजिए, बांध दीजिए, और एक जगह सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, इधर उधर सामान फैला नहीं रहेगा। और रात में अगर कुछ और चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं तो हम उस कंबल को, उस कमरी को, उसको ऐसे झाड़ देंगे तो उससे बहुत जल्दी गंदगी निकल जाती। कहने का मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि कभी ये तो हम जानते हैं कि सारे कपड़े झाड़ दें वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कमरी का बनावट ऐसा होता है कि उसको झाड़ दीजिए ना ऐसे, तो उसमें से जो धूल कण ये सब रहता है मिट्टी के, वो जल्दी निकल जाते हैं। तो निकल जाएंगे और उनको बिछा करके उस पे आदमी सो भी सकता है। ठीक है। कहा गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कवि कहते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़े ही पैसे में ये मिल जाती है। बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा उपयोग हो गया उतना ज़्यादा उसको खरीदने में पैसा नहीं लगता है। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अभी देखो लिख दिए सब दिन राखे साथ, कहने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस कमरी को केवल ठंडी में ही निकालिए और प्रयोग करिए। आप हमेशा अपने साथ कहीं आते जाते समय रखिए साथ में, क्योंकि वो बिछाने का काम आ जाएगा ना, तो या फिर उस सामान रखने का काम आ जाएगा। इकट्ठा रख लीजिए, कहीं लेकर जाइए। ऐसा उस समय जब असुविधाजनक स्थिति थी तब के लिए कह रहे हैं कि उसको हमेशा साथ में रखना चाहिए। और इस समय भी सफ़र में आदमी अगर कोई रखता है तो जिसको नहीं वो सीट अच्छी लगती है तो उस पर अपना रख कर के बैठ सकता है, सो सकता है। ये सारी बातें हैं। ठीक है। बड़ी मर्यादा कमरी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कमरी, और उसको अपने पास कहीं सफ़र के दौरान ज़रूर साथ में रखना चाहिए, उसे खरीद के घर में रखना चाहिए। ठीक है। ये बात इन्होंने इस कुंडली के माध्यम से बताई। अब इससे संबंधित प्रश्न है, छोटी सी कमरी हमारे किस किस काम आती है, आप अर्थ के दौरान जान ही गए। गिरधर कविराय के अनुसार कमरी में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो किस किस काम आती है। अब देखो प्रश्न तो सेम है दोनों, इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रश्न तो सेम है दोनों, लेकिन लिखने का तरीका आपका बदल जाना चाहिए, है ना। जैसे प्रश्न पूछ रहा है वैसे उत्तर लिखिए। वो कह रहा है किस किस काम आती है, तो काम आने पर फोकस करिए। कोई इस काम आती है, उस काम आती है, इस काम आती है, जितना अभी बताया गया। और कह रहे हैं क्या विशेषताएं हैं, तो उसकी ये विशेषता है कि वो जो है कम पैसे में मिल जाती है। उसकी ये विशेषता है कि उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम बांध सकते हैं, उसमें सामान रख सकते हैं। उसकी ये सारी विशेषताएं हैं। उस चादर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं उसको लेटते समय, और सामान को रखने के लिए बॉक्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं इसकी। तो विशेषताएं विशेषताओं की तरह लिखिए, और उसकी जो किस किस काम आता है उस तरीके लिखने का लहजा केवल बदलता है।
प्रश्न कभी कभी 2 प्रश्न एक जैसे रहते हैं, लेकिन लिखने का तरीका वो अलग होता है। ठीक है, उस तरीके से लिखना चाहिए। अगला है, बगचा बांधे मोट रात को झाड़ बिछाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इस पंक्ति का आशय, इसका अर्थ नहीं लिखना है, आज से पूछ रहा है। बगचा बांधे मोट रात को झाड़ बिछावे, इसका आशय ये है कि कवि ये बता रहा है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान किसी भी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, कि अगर हम अपने बुद्धि लब्धि का प्रयोग करें तो हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं वो हमारे बस में नहीं रहता है, लेकिन उन समस्याओं से कैसे हम गुजरेंगे और कैसे उस समस्याओं का समाधान पाएंगे, ये हमारे बस में रहता है। हम चाहें तो उन समस्याओं से हम अपने बुद्धि लब्धि का प्रयोग करके आसानी से गुजर सकते हैं। और जैसा कि इसमें बताया गया कि हम सामानों को इकट्ठा करके उस कंबल का प्रयोग इस रूप में कर सकते हैं, तो कवि हमें यही समझाना चाह रहा है कि हम अपनी परिस्थितियों में कैसे कैसे उन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं और किसी भी वस्तु का किस प्रकार से हम दूसरा प्रयोग सोच सकते हैं और कैसे दूसरा प्रयोग सोचना चाहिए, कैसे उसी वस्तु का अनेक प्रयोग बना करके नए नए आविष्कार के रूप में अपना भी जानना चाहिए और दूसरों को भी जानकारी देना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी बातें हैं। समस्याओं को लेकर रोना नहीं चाहिए बल्कि समाधान निकालना चाहिए। जैसे कंबल का प्रयोग केवल ओढ़ने के काम आ सकता था, लेकिन यहाँ पर कवि ने अपने बुद्धि लब्धि से बताया कि सामानों को सुरक्षित रखने का काम आ सकता है, या उसे हम बिछा करके असुविधाजनक स्थिति में अगर पड़ गए हैं तो उस जगह पर अपने को आराम दे सकते हैं, इस तरीके से। अगला है, खासा मलमल वाहता उनकर राखे मांग, पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है? तो इसमें भी पंक्ति द्वारा कवि ये बताना चाह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं उनको हमें बहुत सुरक्षित रखना चाहिए, जो कीमती चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम उन्हें बार बार नहीं खरीद सकते हैं और नहीं ले सकते हैं, वो महंगी होती हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए हम कोई ना कोई उपाय हमें सोचते रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम इनको, कहने का मतलब वस्तुएं जो कीमती होती हैं उनको खरीदना तो मुश्किल बात होती है, लेकिन खरीद लेने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति का मोह उससे समाप्त होने लगता है और वह उसे ऐसे असुरक्षित कर देता है, तो नष्ट होने लगती हैं धीरे धीरे, है ना, और दोबारा खरीदने की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए उसे हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए कुछ जो ऐसी चीज़ें हों जिनके प्रयोग से वो सुरक्षित करी जा सकें, तो हमें उन्हें अधिक दिनों तक रखने के लिए सुरक्षा की बात सोचनी चाहिए। जैसे उस समय कंबल की बात सोची गई कवि द्वारा, लेकिन बाद में आधुनिक समय में बॉक्स की बात सोच दी गई, फिर तरह तरह की अलमारियाँ आ गई हैं कि आदमी उसमें अपनी कीमती चीज़ें रख रहा है, तो कोई तो सोच रहा है ना, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए तो दोबारा उसे हमें नहीं खरीदना पड़ेगा और वो हमारे बहुत बार काम आ सकेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 कुंडलियाँ पढ़ाई गई और इस तरीके से आप अपनी तैयारी रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।